Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about Goldilocks phase in an economy. एक इकोनॉमी में गोल्डीलॉक्स फेज क्या होता है, इसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और रिसेंटली अभी आरबीआई गवर्नर का जो स्टेटमेंट आया है, क्या है कि इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट गोल्डीलॉक्स फेज से गुजर रही है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छी स्थिति है इंडियन इकोनॉमी की। तो इस पर डिस्कशन करते हैं क्या होता है गोल्डीलॉक्स फेज। और रिसेंटली अभी रेपो रेट में भी कट किया गया। जैसे अगर हम कहें कि वाई आरबीआई पुट मोर ग्लिटर ऑन रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड, तो गोल्डीलॉक्स के टाइम पर अभी हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने क्या किया है, कट किया है किसमें, रेपो रेट में। कितने का? 25 बेसिस पॉइंट का। तो 25 बेसिस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.25 आरबीआई जब भी अपने परसेंटेज में या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी अपने परसेंटेज में चेंजेस करती है तो उसे बेसिस पॉइंट में दिखाती है। और बेसिस पॉइंट का मतलब अगर हम कहें यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट, तो इज इक्वल टू 1% की बात हो रही है। तो इस चीज से हमें इस चीज को समझ लेना है कि 25 बेसिस पॉइंट को अभी कम किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। तो अभी कितना हो गया है, रेपो रेट कम होकर 5.25% कम हो गया है। तो रेपो रेट क्या होता है इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो लास्ट इस ईयर में, यानी कि जो अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो इसमें लगभग मेरे साथियों अगर आप देखेंगे 125 बेसिस पॉइंट तक कम किया गया है। यानी कि अगर हम मान कर चलें तो 1.25% तक रेपो रेट में इस पूरे ईयर में कमी की जा चुकी है। और आरबीआई का अगर हमने करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए आरबीआई ने गोल्डीलॉक्स फेज को बताया है, जो इस चीज को दिखाता है कि अभी इकोनॉमी में लो इन्फ्लेशन है। और इसके साथ साथ क्या है कि ग्रोथ रेट, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम एक अलग तरीके से जाने कि गोल्डीलॉक्स फेज क्या होता है, देखो गोल्डीलॉक्स जो नाम है ये एक बच्चों की कहानी पर बेस्ड है। कैसे कि एक कहानी होती थी गोल्डीलॉक्स और तीन भालू की। गोल्डीलॉक्स एक पर्सन है जिसको सब कुछ जस्ट राइट चाहिए होता था, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सही सही चाहिए होता था। तो उसी पर ये नाम रखा गया। तो गोल्डीलॉक्स फेस क्या है, ये यही है कि इन इकोनॉमी रेफर्स अ सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी इन परफेक्टली बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि जो इकोनॉमी है वो बैलेंस ग्रोथ कर रही है लगातार, जिसमें स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हो रहा है विदाउट ओवरहीटिंग। ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन है और ना ही ज्यादा ये हो रहा है कि डिफ्लेशन आ रहा है, और ना ही ज्यादा ये हो रहा है कि आप देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है या प्रोडक्शन है वो कम हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इन्फ्लेशन रिमेन्स लो, इन्फ्लेशन कम है, स्टेबल है, विदाउट स्लिपिंग इनटू द वीक डिमांड, डिमांड भी कम नहीं है, अच्छे से चल रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए हमने क्या कहा, इसे गोल्डीलॉक्स फेज कहा। जैसे अगर आप ये देखेंगे दिसंबर 2025 में जो रिपोर्ट है, आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा कि इंडियाज इकोनॉमी अ रेयर गोल्डीलॉक्स फेस, ये एक रेयर गोल्डीलॉक्स फेस है एज अ ग्रोथ, जहां पर आप देखेंगे कि सेकंड क्वार्टर यानी जुलाई और सितंबर में कितना था, 8.2% था ऑफ 2025-26 का। वहीं इन्फ्लेशन एवरेज 1.7% रहा क्वार्टर टू में, और जिसमें मैक्सिमम जो गया वो 0.3% इन अक्टूबर 2025 में डीप गया, कम गया। तो यानी कि आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ओवरऑल समरी ये कहता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो यहाँ पर इस वजह से आरबीआई ने कहा कि हम गोल्डीलॉक्स फेज में है, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो इन गोल्डीलॉक्स फेज सेंट्रल बैंक्स ये कोशिश करता है, उसको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है किस चीज के लिए, कि वो रेट्स को कम कर सके। और इससे क्या होगा, इससे जब रेट कम होंगे, सीधी सी बात है कि रेट क्या है, एक जो रेपो रेट क्या है वो एक तरह का इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक्स किससे, आरबीआई से यानी सेंट्रल बैंक से क्या लेता है, शॉर्ट टर्म लोन या बोरोइंग करता है। जब शॉर्ट टर्म बोरोइंग करता है तो यहाँ पर हम इस चीज को देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या होगा, इकोनॉमी में फ्लो होगा। इकोनॉमी में फ्लो होगा मैक्सिमम पैसा, तो उससे हमें ये देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है मतलब कि इकोनॉमी में जब पैसा गया तो किसी न किसी तरीके से डिमांड भी जनरेट करेगा, और उसके साथ साथ उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी बैंकों से लोन लेंगे जो प्रोड्यूसर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
तो यहाँ पर इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट करने लगती है, तो एक फेवरेबल साइकिल यहाँ बन जाता है। तो जो रेट कट हो रहे हैं उसको लेकर फेवरेबल साइकिल हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ का यूज़ करते हुए एक इम्पॉर्टेंट विंडो तैयार हो जाता है, और पॉलिसी मेकर इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और गोल्डीलॉक्स जो फेज़ है इसको लॉन्ग टर्म तक चलाने की कोशिश की जाती है, जिस चीज़ को देखते हुए ही सेंट्रल बैंक क्या करता है कि अपने जो लोन्स हैं या जो रेट हैं उनको कट करता है, कम करता है। रेपो रेट पर को हालाँकि आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, और मेरी कई वीडियोज़ में मैंने इस पर डिस्कशन भी किया है। जिन्होंने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोज़ देखे हैं, उसमें भी मैंने इस पर रेगुलर बात की है। तो रेपो रेट रीपर्चेज़ एग्रीमेंट रेट या परचेज़ ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखना। ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट है एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं, बोरो करते हैं, कुछ फंड बोरो करते हैं और उसी को ही आगे वो देते हैं। तो इस तरीके किस तरीके से काम करता है, एक तरह का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, यानी बैंक्स को अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इस पर दिया जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि बैंक मैक्सिमम 90 डेज के लिए आरबीआई से रेपो रेट पर क्या कर सकती है, बोरोइंग कर सकती है, जिसमें उसको सिक्योरिटीज अपनी क्या रखना होता है, कोलेटरल के रूप में रखना होता है, और दोबारा से जो पैसा देकर उसे रिपर्चेज करना होता है ऑन अ हायर प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये चीज हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इन्फ्लुएंस ऑन क्रेडिट कॉस्ट को कैसे ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब सीधी सी बात है, जब रेपो रेट हाई होगा तो लोन्स भी कॉस्टियर होंगे, उनका भी हाई होगा। जैसे रेपो रेट से लोन किसको मिला, बैंक्स को मिला, कोई भी कमर्शियल बैंक है लाइक एसबीआई मान लीजिए। अब इसको बैंक को जब हायर इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है आरबीआई से, तो वो आगे जो चिंटू भैया हैं, है ना, चिंटू भैया कौन, जो आम आदमी है, उनको भी वो क्या करेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पर पे करेगा। मैंने आप लोगों को पीछे जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, तो उसको आपको पढ़ने में उसमें और चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब बोरोइंग क्या होगी, स्लो होगी, लोग कम बोरो करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। जब पैसा कम इनफ्लो होगा इकोनॉमी में, तो ये कहीं न कहीं डिमांड और उसके साथ-साथ आप देखेंगे कि प्रोडक्शन पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर आप देखें लोअर रेपो रेट अगर हो जाए, है ना, लो रेपो रेट को कम कर दिया जाए, और इससे क्या होगा कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, लोन लेंगे अपने बिज़नेस या इंडस्ट्री या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से रेपो रेट इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम बात करें, तो सेंट्रल बैंक यूज द रेपो रेट टू कंट्रोल मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल सी बात है कि रेपो रेट एक तरह का क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स है। क्या है, क्वांटिटेटिव टूल है, किसका, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। केवल यही नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू भी किया जा सकता है, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो के थ्रू भी किया जा सकता है, एसएलआर के थ्रू भी किया जाता है। इन सब चीजों के लिए मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स वाली जो वीडियोस हैं अर्थोनॉमिक्स सीरीज में, वो जरूर देखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के रेपो रेट के कट करने पर इंडियन इकोनॉमी पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा, आप देखेंगे तो बूस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, लोअर रेट रहेगा तो बोरोइंग के जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज बैंक लैंडिंग, बैंक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन जाएगा, और ये कंजप्शन को बढ़ाएगा, इसके साथ साथ इंक्रीज करेगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट को, और इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही क्या है, आप देखेंगे तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब सीधा सा है यहाँ पर कि एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना, टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री की जो टोटल बाउंड्री है, जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, कितने प्राइस का प्रोडक्शन हुआ है। तो जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वही हमें दिखाई देता है। तो जितना ज्यादा वैल्यू प्रोडक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए सीधी सी बात है, फाइनेंस की जरूरत होती है, और जब रेपो रेट कम होता है यहाँ पर, तो फाइनेंस यानी कि जो मनी सप्लाई है
वो इकोनॉमी में फ्लो होती है। और जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में फ्लो होती, मनी इकोनॉमी में फ्लो होता है, तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की, अगर आप बात करेंगे, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये हो गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये टाइट हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ ये हो गया कि डिमांड तो ज्यादा हो रही है, बट यहाँ जो सप्लाई है उतनी नहीं हो पा रही है। यानी कि ये हो सकता है कि लिक्विडिटी तो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, यानी कि कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगी प्रोडक्शन की। तो ये चीज देखने को मिलती भी है। लेकिन आरबीआई ने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, जैसे इन्फ्लेशन फ्लेक्सिबिलिटी टारगेट कहते हैं। एक तरह से अगर हम कहें तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, यानी फिट से आप याद रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। इसमें आरबीआई ने 2% से लेकर 6%, कितना, 2% से लेकर 6% तक का अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें मैक्सिमम 6% तक इन्फ्लेशन रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। और आइडियल फेज कितना है, 4% का, कि अपना इन्फ्लेशन रेट 4% पर है, इससे ज्यादा या कम ना हो। मिनिमम अगर 2% पे जाएगा तो ये डिफ्लेशन, यानी कि ये कह सकता है कि एक रिसेशन की तरफ जा सकती है इकोनॉमी। लेकिन 6% से ऊपर जा रहा है तो ये मैक्सिमम इन्फ्लेशन की तरफ जा सकती है इकोनॉमी। तो इसको 4% एक आइडियल पोजीशन पर माना गया। लेकिन ये एक क्या है, एक दायरा बनाया हुआ है, एक रूम बनाया हुआ है कि इससे ना ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। तो आरबीआई ने इस चीज को सेट किया हुआ है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट के थ्रू। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो एक्सटर्नल सेक्टर डायनामिक्स इसमें हमें दिखाई देता है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाते हैं। अप्रैल में वीकन द रूपी, रूपी कमजोर हो जाता है। इम्प्रूव एक्सपोर्ट, इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ता है। बट इम्पोर्ट जो है वो क्या हो जाता है, कॉस्टलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे एट प्रेजेंट भी आप देखिए कि जो डॉलर का प्राइस है, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज हो गया है। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्ट करने वाले लोग हैं, है ना, बाहर से जो चीजें मंगा रहे हैं हम लोग, इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें अब ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, मैक्सिमम रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो अब एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, है ना, एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना होगा, उनको वो अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो सामान क्या हो गया, यहाँ पे सस्ता हो गया। एक्सपोर्ट की वजह से क्या हो गया, सामान सस्ता हो गया। लोगों को कम डॉलर, यानी जो विदेशी लोग हैं उनको कम डॉलर खर्च करना पड़ेगा इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। यानी कि एक तरह से ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, दोनों तरह की चीजें हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर्स के डायनामिक्स कैसे इससे इम्पैक्ट होते हैं कि इम्पैक्ट जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक तरह से ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। ओके, इफेक्ट ऑन सेविंग्स, लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस रिटर्न, रिटर्न भाई कम मिलेगा फिक्स डिपॉजिट पर। और इसके साथ साथ जो स्मॉल सेविंग्स हैं उस पर भी रिटर्न कम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करना या सेविंग्स करना जो है वो कम करते हैं। वो डिस्करेज करता है हाउस होल्ड को सेव करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं खर्च करने पर शुरू कर देते हैं लोग इस मामले में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था कि गोल्डी लॉक्स की अगर हम बात करें तो गोल्डी लॉक्स क्या है। ठीक है, गोल्डी लॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोल्डी लॉक्स फेज क्या होता है एक इकोनॉमी में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा इस चीज को। तो थैंक यू एवरीवन लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें यूट्यूब पर अफेयर्स ग्रेड को, और शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों में जो एक अच्छा कंटेंट चाहते हैं इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, देन उसके साथ साथ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, जय हिंद।